Good morning dear students. Today we are going to discuss photosynthesis डिस्कस किए थे. अब उसी में हम पढ़ेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है. फोटोफॉस्फोराइलेशन. चलिए देखिए फोटोफॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है. सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. जो सिंथेसिस ऑफ एटीपी होती है प्रेजेंस ऑफ लाइट में, उसी को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं. ठीक है. अब ये दो तरह की होती है. एक होता है साइक्लिक, दूसरा होता है एसाइक्लिक. फोटो एक्ट 1 में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है. साइक्लिक वाला फोटोफॉस्फोराइलेशन का होता है फोटो एक्ट 1 में, और ये साइक्लिक कहाँ होता है फोटो एक्ट 2. ये बात हमें याद रखनी है. और इसमें होता क्या है, साइक्लिक फोटो एक्ट 1 फोटो एक्ट 2, इसमें सिंथेसिस ऑफ एटीपी होती है, एटीपी सिंथेसाइज होती है. ये बात हमें याद रखना है. अब लाइट रिएक्शन पढ़ लिए थे, थोड़ा सा डार्क रिएक्शन के बारे में देखते हैं. देखिए डार्क रिएक्शन डे और नाइट दोनों में चलती रहती है. डार्क रिएक्शन जो है में होता क्या है, देखिए स्ट्रोमा मैंने पढ़ा था क्लास का पार्ट स्ट्रोमा. उस स्ट्रोमा में मैंने आपको बताया था कि एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको कहते हैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट. राइबोलोज बाइफॉस्फेट शॉर्ट में लिखते हैं RUBP. स्ट्रोमा में एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि एक एंजाइम है जिसको कहते हैं रुबिस्को. रुबिस्को एंजाइम. जो रुबिस्को एंजाइम है वो भी स्ट्रोमा में पाई जाती है. इसकी प्रेजेंस में राइबोलोज बाइफॉस्फेट क्या करता है, CO2 को ट्रैप करता है और उस CO2 से क्या बनाता है, शुगर बनाता है, और उस शुगर से स्टार्च बनता है. ये है डार्क रिएक्शन का. कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है एक्चुअल में, ये मैंने आपको बता दिया. अब ब्रीफ में लाइट और डार्क रिएक्शन फिर से दिया हुआ है. तो मैंने बताया आपको लाइट रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं. एटीपी सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर एंड पीएच का सिंथेसिस या फॉर्मेशन. जबकि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और उससे शुगर बनती है. ये तो हो गया आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन और डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन. अब पढ़ेंगे कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है. ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंपनसेशन पॉइंट किसे कहते हैं. देखिए कंपनसेशन पॉइंट किसे कहते हैं. देखिए ये वो टाइम है जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल हो जाता है. मतलब CO2 और O2 का फॉर्मेशन इक्वल हो जाता है. जितना CO2 अमाउंट में बनता है उतना ही O2 भी अमाउंट में बनता है. तो ये पॉइंट कहलाता है कंपनसेशन पॉइंट. ये जनरली कब होता है, एट द टाइम ऑफ सनसेट. एट द टाइम ऑफ सनसेट. समझे. इसी को हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट, जो सनसेट के टाइम पे होता है. होता क्या है, O2 और CO2 का कंसंट्रेशन सेम हो जाता है उस समय एटमॉस्फेयर में, या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल रहता है. अब है रेस्पिरेशन किसे कहते हैं. तो रेस्पिरेशन के लिए इक्वेशन पता है आपको. पहले तो रेस्पिरेशन दो पार्ट में बटा है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन. जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है उसको ब्रीथिंग कहते हैं, जबकि इंटरनल रेस्पिरेशन को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन.
होती है C6H12O6 plus 6O2 gives rise to 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP NCP। ये होती है इस रेस्पिरेशन की इक्वेशन। रेस्पिरेशन में होता क्या एक्चुअल में? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, converting it into carbon dioxide, water, and a lot amount of energy is also released, and that amount of energy is 38 ATP of energy। ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हो गई। अब हमारी बुक में क्या किया है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस लिखे गए हैं, कंपेयर किए गए हैं। तो एक काम करते हैं, हम नीचे फोटोसिंथेसिस की भी इक्वेशन लिख लेते हैं। नीचे हम क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस की भी इक्वेशन लिख लेंगे, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा। देखो क्या होता है, 6CO2 plus 6H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, give rise to C6H12O6 plus 6O2। ये है दोनों इक्वेशन को देखिए, एक में CO2 कहाँ पे है, यूज अप हो रहा है, और एक में CO2 इज रिलीज। एक में वाटर इज यूज अप, वाटर इज रिलीज, ठीक है। एंड इन फोटोसिंथेसिस नो एनर्जी इज रिलीज, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज। तो कितनी एनर्जी है, 38 ATP। तो ये इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो कि ये डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस कहलाती है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है। ये सारी चीजें डिफरेंस कंपेयर करेंगे हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल पिगमेंट में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। जबकि रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट में सेल में देखने को मिलता है। ये कौन से सेल है, प्लांट सेल है जिनमें क्लोरोप्लास्ट है, उन्हीं सेल में फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगी। ये कंपैरिजन हो गया फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का। फोटोसिंथेसिस में लाइट की जरूरत पड़ेगी, रेस्पिरेशन में लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंजाइम्स की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, ये बात याद रखनी है। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का डिफरेंस हो गया। अब हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, कुछ समझे थे, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। चलो अभी देख लो। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव करना है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च निकाल के देना है, फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। देखो इसमें हम क्या करते हैं ना, पहले लीफ को बॉइल वाटर से ट्रीट करते हैं ताकि उसका कटिकल हटा सकें। जब बॉइल वाटर से ट्रीट कर लेते हैं तो फिर अल्कोहल से ट्रीट करते हैं ताकि क्लोरोफिल पिगमेंट को हटाया जा सके। अल्कोहल से ट्रीट करने के बाद क्या करते हैं, जो लीफ है उसको बाहर निकाल लेते हैं, उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। जब आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है लीफ का, जिससे ये पता चलता है कि उस लीफ में स्टार्च है। क्या पता चलता है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में यही करना है, ठीक है। टू टेस्ट द लीफ इन फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कि लीफ में स्टार्च बना है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या है, टू प्रूव ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ये प्रूव करना है। हमने एक बीकर लिया है, इस बीकर में हमने वाटर भर रखा है। यहाँ पे फनल लिया, फनल को उल्टा रख दिया, कुछ वाटर प्लांट यहाँ पे आ गए, वाटर प्लांट यहाँ रख दिया फनल के नीचे। फनल में जो नैरो ट्यूब है उसके ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब लगा दिया।
हमने इस सेटअप को पहले डार्क में रखा। जब डार्क में रखा तो कोई भी बबल यहाँ टेस्ट ट्यूब में नहीं दिखाई दिया। जब लाइट में रखा गया, डार्क में रखने के बाद जब लाइट में लाया गया तो टेस्ट ट्यूब में बबल दिखाई देने लगा। टेस्ट ट्यूब में बबल दिखाई देने लगा, इसका मतलब क्या है कि कोई गैस जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर आई है। टेस्ट ट्यूब को सनलाइट में रखा गया है। जब सेटअप को सनलाइट में रखा गया तो हमें गैस मिल गई। अब हम क्या देखेंगे, जब हम वुड को ब्लो करने जाएंगे तो वुड बर्न करने लगेगा, क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिल रही है। ऑक्सीजन ही का फोटो ऑफ कंबशन है, इसी वजह से वुड जो है वो इनलाइट होगा या बर्न होगा। तो मेरे समझ से ये एक्सपेरिमेंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, एक्सपेरिमेंट 2A। अब एक्सपेरिमेंट 2B में क्या है, एक्सपेरिमेंट 2B में कुछ दिक्कत है, थोड़ी सी समझना क्या है। एक ग्लास जार लिया गया है टाइटली पैक, उसमें एक माउस रखा गया है, प्लांट रखा गया है। उसमें क्या रखा गया, एक माउस रखा गया है और एक प्लांट रखा गया है, ग्लास टाइट जार है। जबकि दूसरा जार जो है आपका, उसमें क्या है, उसमें खाली माउस रखा हुआ है। दूसरे जार में क्या रखा हुआ, खाली माउस रखा है। तो हम थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, जब लाइट में रखते हैं सेटअप को, तो जिस माउस में प्लांट है वो माउस जिंदा रहता है और जिसमें प्लांट नहीं है वहाँ का माउस मर जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, वही ऑक्सीजन लेके माउस जो है वो डाई नहीं हुआ, एलाइव रह गया। ये भी एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा, इजी था। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है, हमने प्लांट लिया, उसको डिस्चार्ज किया 48 आवर रख करके। डिस्चार्ज क्यों किया जाता है, ताकि स्टार्च को हम मेजर कर सकें कि स्टार्च फिर से लाइट की प्रेजेंस में स्टार्च बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हमने डार्क में 48 आवर रख दिया, तो सारा स्टार्च जो प्लांट के अंदर था वो यूज अप हो गया। हमें प्रूव क्या करना है, लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। एक लाइट प्रूफ पेपर लीजिए, एक लीफ को ढक दीजिए, एक ग्लास लीफ लीजिए, ग्लास से एक लीफ को ढक दीजिए और 6 आवर तक सेटअप को लाइट में रखिए। तो आप क्या पाएंगे, दोनों लीफ को ब्रेक करिए, लाइट प्रूफ पेपर हटा दीजिए, उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डाल दीजिए। तो लीफ में कोई भी स्टार्च देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइट ही नहीं जा रही थी अंदर। जब लाइट नहीं जाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इस तरह से लीफ में कोई भी स्टार्च देखने को नहीं मिला। जबकि जो ग्लास से कवर्ड लीफ थी उसमें फोटोसिंथेसिस होती है और लाइट ही मिल रही होती है, तो फोटोसिंथेसिस होती है। इसलिए जब उसको आयोडीन से ट्रीट करते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक्टिविटी भी समझ में आ गई होगी। अब एक्टिविटी 4 है आपकी, एक्टिविटी 4A, जिसमें बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोर्थ में क्या बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो, एक तो वाटर लेंगे, उसमें एक प्लांट की लीफ डाल देंगे और जो बीकर लेना है उसमें कॉटन वूल प्लग हो, मतलब प्लग लगाया जाता है कॉटन वूल का। अब एक में वाटर रखा है, प्योर वाटर, एक में है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। पहले प्लांट को 48 आवर्स डिस्चार्ज कर दिया गया। प्लांट को क्या किया गया, 48 आवर डिस्चार्ज कर दिया गया, फिर 6 आवर के लिए लाइन में रखा गया। कितना आवर में, 6 आवर। एक तरफ ऐसा डाल था जो कॉटन वूल से ढका हुआ था, दूसरी तरफ भी जा रहा, उसमें भी कॉटन वूल से ढका था। ठीक है। अब एक में क्या डालना था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और एक में प्योर वाटर था। सेटअप को 48 आवर्स पहले कहाँ रखा गया था, डार्क में, ताकि डिस्चार्ज हो जाता है। अब प्लांट लिया गया,
जब 6 आवर्स रखा गया प्लांट को तब क्या देखने को मिलता है? हाँ, तब हमें ये देखने को मिलता है कि जो केवल का जो लीफ है उसमें आयोडीन डाला जाएगा तो ब्लू ब्लैक कलर में नहीं बनेगा, इसमें ब्लू ब्लैक कलर इज नॉट फाउंड। जबकि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो वाटर था लीफ में ब्लू ब्लैक कलर आया क्योंकि CO2 यहाँ पे प्रेजेंट था। तो CO2 की प्रेजेंस में क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा। फिलहाल यहीं तक करते हैं। अब आगे जो है नेक्स्ट टर्म पे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टर्म पे खत्म हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। थैंक यू क्लास।